तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातुकर्म में ऑक्सीकरण अवकरण विधि के रिडॉक्स प्रोसेस इन मेटलर्जी। इसके पहले हमने अयस्कों के बारे में जाना था, मिक्स्ड धातु के बारे में जाना था, इवन रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं ये भी जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेटलर्जी यानी धातुकर्म में रिडॉक्स प्रोसेस का क्या भूमिका है या धातुकर्म में ऑक्सीकरण अवकरण की क्या भूमिका है ये जानेंगे। लेकिन उसके जाने से पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, अब कुछ धातु जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं वो उनका रिएक्टिविटी सीरीज हमने दिया हुआ है। अब तुम इस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो। अब यहाँ तुम्हें दो अधातु भी दिखेंगे। धातु तो तुम्हें दिख ही रहा है, पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, जिंक, आयरन, ये टिन, लेड, ये पीबी होगा, ये है पीबी, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ तुम्हें दो अधातु भी दिख रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक मेटलॉइड के रूप में भी तुम लोग सोच सकते हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या कर रहे हैं? तो जनरली सिंपल भाषा में बोले, हाइड्रोजन के बारे में अगर बोले तो हाइड्रोजन जैसे तुम्हें मालूम है ये जो मेटल्स जो है मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप मोस्ट मेटल जो तुम्हें दिख रहे हैं ये स्वतः इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इजीली उसे लूज कर सकते हैं, लूज करके ऑक्टेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये हाईली स्टेबल कंडीशन में आते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव कंडीशन में आते हैं। इन लोग की तुलना में ये जो एलिमेंट्स जो है, ये जो एटम्स जो है, ये क्या करते हैं, ये अगर कैटायन रूप में है, अगर ये कैटायन रूप में है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये मेटल रूप में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अगर मेटल रूप में किसी भी रिएक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाते हैं, बनने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इन्हें बोला जाता है हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बड़ी आसानी से किसी के साथ भी कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक, तो ये हाईली रिएक्टिव है इनकी तुलना में। और बीच वाले जो है इन्हें मीडियम रिएक्टिव बोला गया। ठीक, तो हाइड्रोजन की भूमिका क्या है? हाइड्रोजन जैसे हमें मालूम है हाइड्रोजन भी +1 और -1 हो सकता है। तो हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस रखा गया। जिस तरह से समुद्र को रखा गया है रेफरेंस पहाड़ों की ऊंचाई मापने के लिए, कोई भी किसी पृथ्वी की सतह की ऊंचाई कहीं से भी अगर मापेंगे तो समुद्र के को हम लोग रेफरेंस मानते हैं। ठीक, उसको जीरो लेवल माना गया। ठीक, उसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी जीरो लेवल माना गया है कि इससे ऊपर जो है हाईली रिएक्टिव है और इसके नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक, तो इस हाईली रिएक्टिव को भी दो श्रेणी में बांटा गया, एक मोस्ट रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव। ठीक, तो ये है तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जब हम इसके बाद जब हम रिडॉक्स प्रोसेस जानेंगे मेटलर्जी में, तब हम देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन के नीचे वाले तत्व जो है, जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ या इवन कॉपर भी जो है, इन्हें किस तरह से हम लोग कार्बन के जरिए अवकरण करा सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले जो तत्व जो एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ या गोल्ड हुआ। मरकरी सिल्वर को हमें रिड्यूस कराने के लिए सिर्फ हीट देना पड़ता है, खाली इसे गर्म करने से वो उसका अवकरण घट जाता है। और गोल्ड जो है वो इतना ही कम रिएक्टिव है, इतना ही कम रिएक्शन करता है कि वो हमें नॉर्मल गोल्ड के रूप में मिलता है, ऑक्साइड्स के रूप में मिलता ही नहीं। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद रहेगा तो इसके बाद के जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे तुम्हें बड़ी आसानी होगी उस रिएक्शंस को समझने के लिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से देख लो। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था अयस्क किसे कहते हैं या ओर किसे कहते हैं। अब जो भी धातु हमें प्रकृति में मिलती है, नेचुरली जो हमें मिलती है, वो हमें अयस्क के रूप में मिलती है। और अयस्क के रूप में हमें या तो उसके ऑक्साइड्स के रूप में मिलती है, या सल्फाइड के रूप में मिलती है, या कार्बोनेट्स के रूप में मिलते हैं। ये हम जान चुके हैं इसके पहले के वीडियो। अब हम जानते हैं ये जो अयस्क के रूप में, यानी धातु जो हमें मिलता है अयस्क के रूप में, उस अयस्क से हम धातु कैसे बनाते हैं, उस अयस्क से हमें धातु कैसे मिलती है, ये हम जानते हैं। ठीक, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अयस्क से धातु बनाने की जो प्रोसेस है, यानी ओर से जो हम मेटल बना रहे हैं, ओर्स से हम जो मेटल निकलेगा, इसके जो है कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है। अब सबसे पहला स्टेप, इसमें जो स्टेप्स है अगर ये तुम याद रखोगे तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। टोटल 5 स्टेप है और उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग। क्रशिंग मतलब जो भी ओर, जो भी अयस्क हमें नेचर से मिलता है, और जो हमें नेचर से मिलता है वो किस रूप में होता है, या तो हो सकता है पत्थरों के रूप में हो, या हो सकता है ठोस आकार में हो, जिसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तोड़ते हैं, यानी एकदम पाउडर रूपी क्रश कर देते हैं उसे। ठीक, उसकी कोशिश करते हैं हम उसे क्रश कर दे, तोड़ दे। ठीक, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में ले। तो सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग। दूसरा स्टेप जो है वो है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या है, यानी क्रशिंग में जो हमें अशुद्धियां, क्रशिंग अब जब हम ओर को तोड़ रहे हैं, एकदम पाउडर रूपी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब उस ओर के अंदर बहुत से अशुद्धियां भी हैं। पत्थर के कण होंगे, मिट्टी के कण होंगे, बालू के कण होंगे, रेत के कण होंगे, उसमें कीचड़ लगा होगा। तो इन सब को क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें क्लीन करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर के भी अलग अलग प्रोसेस है। ग्रेविटी सेपरेशन हो सकता है, तुम्हारा फोर्थ फ्लोटेशन हो सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, केमिकल सेपरेशन हो सकता है। अब ये सारे जो स्टेप्स मैंने तुम्हें बताया ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट ये नाम तुम याद रखना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है, यानी क्रशिंग के दौरान जो ओर्स के अंदर है, यानी आइस के अंदर जो इम्प्योरिटी अशुद्धियां थी, उसे सेकेंड स्टेप में थोड़ा बहुत निकाला जाता है, उसे क्लियर कर दिया जाता है। और वो थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो स्टेप आता है वो है कन्वर्शन ऑफ मेटल ओर्स टू मेटल ऑक्साइड। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे इस टॉपिक के लिए, थर्ड स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कन्वर्शन ऑफ मेटल ओर। यानी मेटल के जो अयस्क जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के बाद जो अयस्क हमें मिला, जो है इसमें से मैक्सिमम इंप्योरिटीज हमने हटा दी, ठीक। सेकंड स्टेप में जो इंप्योरिटीज हमने हटा दी, उसके बाद जो अयस्क हमें मिला, उस अयस्क को उसके ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में बदलना है, जो भी अयस्क हमें मिला। अब अयस्क अगर हमें ऑक्साइड के रूप ही में मिल रहा है, जैसे हमें मालूम है आयरन का ऑक्साइड है या कॉपर का ऑक्साइड, वो हमें ऑक्साइड के रूप में मिलता है, कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है, सल्फाइड के रूप में मिलता है। तो अगर अयस्क हमें ऑक्साइड के रूप में भी मिल रहा है तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन अयस्क अगर हमें सल्फाइड्स के रूप में मिल रहा है, कार्बोनेट के रूप में मिल रहा है, या हैलाइड्स के रूप में मिल रहा है, तब उसे हमें कन्वर्ट करना होगा मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करेंगे ये भी हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है, ये जो मेटल ऑक्साइड मिला, इस मेटल ऑक्साइड को बदलना है किसमें, मेटल में, ठीक। ये जो मेटल ऑक्साइड मिला, थर्ड स्टेप में जो मेटल ऑक्साइड, मेटल ओर से हमने मेटल ऑक्साइड में बदला। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इसी मेटल ऑक्साइड को हमें बदल देना है मेटल में, किस प्रोसेस से, रिडक्शन से। रिडक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करना है। रिडक्शन जो हम जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा हुआ था, उस रिडक्शन का इस्तेमाल करके जो मेटल ऑक्साइड जो थर्ड स्टेप में मिला था, उसे बदल लेना है हमें मेटल में, उसे बदल देना है हमें किसमें, मेटल में, किस प्रोसेस से, रिडक्शन के जरिए। और फिफ्थ प्रोसेस जो है, ये मेन प्रोसेस क्या है, ये रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग बोल सकते हो या पॉलिशिंग बोल सकते हो। यानी ये जो मेटल हमें मिला, इस मेटल में भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रह जाती है। उन इंप्योरिटीज को भी हम लोग फिफ्थ स्टेज में एकदम कंप्लीटली रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम हमें हो सकता है कि 99.9% हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये है तुम्हारे 5 स्टेप। इसमें से स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 यही तुम्हारे मेन स्टेप्स हैं, यही तुम्हें जानने हैं। चलो देखते हैं थर्ड स्टेप में जो हमने जाना था, कन्वर्शन ऑफ मेटल ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक। मेटल के अयस्क को हमें मेटल के ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है। अब इसके जो है मेटल के ओर को मेटल के ऑक्साइड में बदलने के 2 प्रोसेस है। इन 2 प्रोसेसों को हम जानते हैं एक करके। सबसे पहला प्रोसेस है रोस्टिंग और दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन, ठीक। अब रोस्टिंग का अगर हिंदी में मतलब होगा तो रोस्टिंग मतलब भुनना, और कैल्सिनेशन का हिंदी मतलब होगा पकाना, ठीक। अब वो भुनना वो पकाना केमिस्ट्री में उस तरह से मत सोचना। रोस्टिंग क्या है, ध्यान से देखो। असल में हमें गर्म ही करना है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में ही हमें बोला जाए तो गर्म करना है। अब किसे गर्म करना है, ध्यान से देखो। मेटल के जो अयस्क हमें मिलते हैं, जो हमने 1 एंड प्रोसेस 2 के बाद जो प्रोसेस 3 में जो मेटल का अयस्क जो हमें मिला, उसमें उसको हमें किसे बदलना है, ऑक्साइड में बदलना है। यानी ये किसके जरिए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के जरिए। यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का ही काम है मेटल ऑक्साइड में बदलना। मेटल के ओर को, मेटल के अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलना, इन दोनों का ही काम है। अब इन दोनों के काम में थोड़ा बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है, ध्यान से देखो कि रोस्टिंग किन किन अयस्कों के ऊपर रोस्टिंग काम करेगा और किन अयस्कों के ऊपर कैल्सिनेशन का काम होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जाना था, जो अयस्क हमें पहले से ही ऑक्साइड्स के रूप में मिलते हैं, उन्हें मेटल ऑक्साइड बनाने की जरूरत है नहीं।
तो जो ऑक्साइड हमें सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं उन्हें हमें मेटल ऑक्साइड बदलना है। तो कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, हम सल्फाइड्स के ऊपर लगाए या कार्बोनेट्स के ऊपर लगाए? ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से देखो, रोस्टिंग में S आता है और कैल्सिनेशन में C आता है। तो रोस्टिंग किन अयस्कों के ऊपर काम करेगा? सल्फाइड, जिन अयस्कों में सल्फाइड्स होते हैं। रोस्टिंग काम करेगा किनके ऊपर? सल्फाइड, यानी जो अयस्क हमें सल्फाइड्स के रूप में मिलते हैं उनके ऊपर हम रोस्टिंग का प्रक्रिया करेंगे। वो क्या प्रक्रिया हम जानते हैं अभी थोड़ी देर में। और कैल्सिनेशन किसके ऊपर करेंगे? जहां पे हमें, यानी जो अयस्क हमें कार्बोनेट्स के रूप में मिलते हैं वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कैल्सिनेशन का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब जैसे कि तुम्हें मालूम है, इसके पहले जब हमने मेटलर्जी का पार्ट 1 पढ़ा था वहां हमने जाना था जिंक। जिंक जो है, जिंक का जो अयस्क जो हमें मिलता है उसमें एक अयस्क तुमने पढ़ा होगा जिंक ब्लेंड, उसमें एक अयस्क पढ़ा होगा जिंक ब्लेंड, ZnS। अब जिंक ब्लेंड जो है ZnS, अब ध्यान से देखो ये किस रूप में मिला है? ये हमें सल्फाइड के रूप में मिला है। अब ये सल्फाइड के रूप में जिंक ब्लेंड, इसे हमें बदलना किसमें? मेटल ऑक्साइड में, यानी इसके मेटल ऑक्साइड में बदलना है। ठीक, अब ध्यान दो, जिंक ब्लेंड को हमें बदलना है किसमें? इसके मेटल ऑक्साइड में बदलना है, इसके मेटल ऑक्साइड में बदलना है। ठीक, अब जिंक ब्लेंड जो है ZnS, इसे मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए मुझे यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन मिलाना होगा, मुझे इसके साथ ऑक्सीजन मिलाना होगा और हीट करना होगा, यानी रोस्ट करना होगा, उच्च तापक्रम में हीट करना होगा। ठीक, हीट करने से क्या उत्पन्न होगा? ZnS के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मुझे हीट करना होगा, तो जिंक निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इसे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2। ठीक, तो ये होगा बैलेंस इक्वेशन। ठीक, तो रोस्टिंग की प्रक्रिया किसके ऊपर होगी? सल्फाइड्स के ऊपर होगी। तो सल्फाइड जब भी आएगा उसके साथ हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन जोड़ना होगा, ऑक्सीजन जोड़ना होगा, ऑक्सीजन जोड़ के हमें हीट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीट, यहाँ हीट देना होगा, हीट देने के बाद ही ये इसके ऑक्साइड बनेगी। देखो मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में ये टूटा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, देखो Cu2S। अब ये Cu2S क्या है? ये Cu2S जो हमें इसके पहले मेटलर्जी में पार्ट 1 में जाना था, ये क्या है? ये है कॉपर का अयस्क जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस कहते हैं। ठीक, अब ये Cu2S के साथ, अभी देखो ये भी सल्फाइड के रूप में, अब सल्फाइड के रूप में तो क्या करना होगा? इसके साथ भी हमें ऑक्सीजन मिलाना होगा, ऑक्सीजन मिला के हमें क्या करना है? इसे हीट करेंगे, हीट करने से क्या उत्पन्न होगा? Cu2O प्लस SO2। अब इसे भी अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2। ये भी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो देखो जब सल्फाइड्स हो रहे हैं, जब भी कोई भी अयस्क सल्फाइड के रूप में उत्पन्न होगा तो हम क्या करेंगे? उसके साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे और हीट करेंगे। ठीक, तो रोस्टिंग में क्या होगा? रोस्टिंग में हमेशा हमें ऑक्सीजन को जोड़ना होगा, ऑक्सीजन को मिलाना होगा और हीट करना होगा। क्लियर? समझ गए? इसके बाद हम जानते हैं कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या होगा? जो कार्बोनेट्स के रूप में निकलेंगे। अब कार्बोनेट के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण अगर तुम्हें जानना होगा तो देखो ZnCO3। जिंक देखो कार्बोनेट के रूप में भी निकला है। अब इसको ZnCO3 का नाम क्या था? हमने जो जाना था इसके पहले, कैलामाइन। ये जो अयस्क है इसको हम कहते हैं कैलामाइन करते हैं, ये कार्बोनेट के रूप में निकला है। और अगर कार्बोनेट के रूप में निकल रहा है कोई भी अयस्क अगर कार्बोनेट के रूप में निकलना है तब उसे हमें, और इसमें क्या ऑक्सीजन जोड़ने की जरूरत है? खुद सोच के बताओ, क्या जिंक ये कार्बोनेट के रूप में निकला है ZnCO3, क्या इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ने की जरूरत है? जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन पहले से ही है। ठीक, तब इन्हें कार्बोनेट्स के रूप में जो अयस्क निकलेंगे उसे क्या करना है? हमें सिर्फ हीट करना है। इसे हमें डायरेक्टली हीट करना है तो उत्पन्न हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और CO2। बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, जिंक, हाँ ये बैलेंस ही है। क्लियर? तो जो अयस्क हमें कार्बोनेट्स के रूप में मिल रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली हमें सिर्फ हीट करना है। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम का देखो CaCO3, इसे भी हम डायरेक्टली हीट करेंगे तो CaO और CO2। तो जो अयस्क हमें कार्बोनेट्स के रूप में मिल रहे हैं उन्हें सिर्फ हमें हीट कर देना है, उन्हें और ऑक्सीजन मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन पहले से ही है। तो रोस्टिंग में क्या होगा और कैल्सिनेशन में क्या होगा?
क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप जो था हमारा था क्या था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। यानी थर्ड स्टेप में जो हमें मेटल ऑक्साइड मिले, मेटल के जो ऑक्साइड्स मिले, अब उन्हें क्या करना है, हमें सिंपल मेटल में ले जाना है। अब मेटल में किस तरह से ले जाए, ठीक, रिडक्शन के प्रोसेस के जरिए। अब रिडक्शन के प्रोसेस कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम जानते हैं फोर्थ स्टेप में। अब एक उदाहरण हम देखते हैं, Fe2O3, इसके साथ हमने कार्बन मिलाया, बना Fe और CO, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम बाद में करेंगे। अभी ध्यान दो, Fe2O3 एक कंपाउंड था, वो किस में बदल गया, देखो Fe2O3 से Fe निकल गया, Fe मेटल में बदला, ठीक। Fe2O3 के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ। अब रिडॉक्स रिएक्शन के जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने जाना था कि किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन का रिमूवल ही रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का गेन करना वो क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन कहलाता था। हमने ऑयल और रिग, जो हमने जाना था ऑयल और रिग, इस सूत्र की मदद से हमने जाना था ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन आई लूज, इलेक्ट्रॉन के लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन आई गेन, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन करने को रिडक्शन कहते हैं। तो इस सूत्र में अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन के से अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऑक्सीजन के रिमूवल और ऑक्सीजन के लूज वाला कॉन्सेप्ट देखें, तो वहां से तो इजीली समझ ही जा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लूज कर रहे थे, यहाँ पे Fe2O3 का क्या रिडक्शन हो रहा है, आयरन मेटल में बदल जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अगर लगाएं तो कैसे पता लगाएंगे कि Fe2O3 यहाँ पे Fe2O3 का रिडक्शन होके आयरन बदल रहा है, आयरन एटम में बदल रहा है, Fe एटम में बदल रहा है, ये कैसे पता लगाएं। अब इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा। अब ध्यान से देखो, किसी भी कंपाउंड में जब कोई भी चार्ज नहीं दिया, प्लस हो या माइनस नहीं दिया है, तो उसका टोटल चार्ज को हम मान लेते हैं 0, ठीक, टोटल चार्ज को हम लोग मान लेते हैं 0। और अगर सिंगल एलिमेंट्स है तो उसका चार्ज हमेशा 0 ही होता है, उसका चार्ज हमेशा 0 ही होता है, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं था, इसका टोटल चार्ज होगा 0। फिलहाल हमें सोचना है इसके बारे में, ठीक। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, 3 ऑक्सीजन है तो टोटल ऑक्सीडेशन कितना नंबर क्या होगा, -6 हो जाएगा, ठीक। तो फिर आयरन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसका ऑक्सीडेशन हम मान लेते हैं नंबर है x। तब निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, तो 2 है, 2 आयरन के आइटम्स है, तो ये होगा 2x, ठीक। यहाँ कितने हैं, 3 है, तो उसका चार्ज होगा -6। और ये टोटल चार्ज, ये दोनों का टोटल चार्ज, इन दोनों का जो टोटल चार्ज वो होना कितना चाहिए, इसका जो पहले जो कुल चार्ज था वो क्या था, असल में 0 था। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे x का मान, x होगा 6/2 यानी 3, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, +3। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर था +3 और वो क्या बन गया, ये सिंगल एटम है तो उसका चार्ज क्या है 0, यानी +3 से 0 में बदला है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 में बदल गया, यानी क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन लिया है, किसी का चार्ज +3 से 0 में बदला, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, +3 थे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसका क्या हुआ, Fe 0 में बदल गया होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, वही कहलाता है रिडक्शन, क्लियर, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसलिए रिडक्शन हुआ, क्लियर, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक। ऑक्सीजन का चार्ज -2, यहाँ पे देखो कार्बन का क्या था, 0 था, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कार्बन क्या, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -2 है, तो कार्बन का कितना होना चाहिए, इसको 0 बैलेंस करने के लिए इसको अगर x माने तो x -2 = 0, यानी x = +2, यानी कार्बन का होना क्या चाहिए, +2। अभी कार्बन देखो, कार्बन का 0 था वो +2 में बदला है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ से होगा। कार्बन का चार्ज 0 था, वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। अब बड़ा है मतलब क्या, उसने क्या किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा कि लूज किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है,
उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 बन गया। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही मतलब क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? समझ में? तो हमारा तो मेन तो हमें मेटल, ऑक्साइड से मेटल निकालना था, हमें वही देखना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आयरन का जो ऑक्साइड जो था Fe2O3, यहाँ से क्या निकला? मेटल निकल गया। और मेटल किस प्रोसेस से निकला? रिडक्शन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? रिडक्शन के प्रोसेस से। इसीलिए यहाँ से मेटल ऑक्साइड टू मेटल जो कन्वर्शन होता है वो हमेशा रिडक्शन के प्रोसेस से ही होता है। ठीक, सिंपल ऑक्सीजन का रिमूवल भी हम बोल सकते हैं रिडक्शन। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ये था, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके या लूज करके हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं, ये हमने समझा। क्लियर? तो किसी भी ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्शन वो हमेशा रिडक्शन के प्रोसेस के जरिए ही होगा, वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए नहीं होगा। मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्शन हमेशा अवकरण के प्रोसेस से ही होगा, हमेशा अवकरण के जरिए ही होगा, कभी भी ऑक्सीकरण के जरिए नहीं होगा। क्लियर? चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखो आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसके साथ मिला रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा, जब इसे हीट किया जाएगा तब निकलेगा Fe और CO2। Fe और CO2, और इसे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ होगा 3। ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया गया है, आयरन मेटल निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है। यहाँ पे भी अगर देखो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे हुआ है? देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने यहाँ पे ही देखा था, वो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर था +3, वो हो गया है 0 पे। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ रिडक्शन। और कार्बन का जो हमने देखा था, यहाँ पे देखा था 0 था, वो हो गया कितना? +2। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आएगा? देखो इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का हमें मालूम है -2, इसका होना चाहिए +2। ठीक, इसका -2 होगा तो इसका +2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? -2 होगा। यहाँ पे है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे कितना का? 4, तो इसका होना चाहिए +4। देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से बढ़ के हो गया है 4, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, यानी क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इन दोनों एग्जांपल से हमने आसानी से देख लिया किस तरह से रिडक्शन ऑफ मेटल हो रहा है। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन के प्रेजेंस में हम लोग मेटल का रिडक्शन कर रहे हैं। अब कार्बन के प्रेजेंस में जो रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे तुमने इसके पहले जो हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा कार्बन के नीचे जो मेटल्स आते हैं, कार्बन के नीचे जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स जो है जिनका रिएक्टिविटी कार्बन से कम है, उन मेटल्स को आसानी से कार्बन के जरिए, उन मेटल्स को आसानी से कार्बन के जरिए हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन के जरिए हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए उसके नीचे, कार्बन के नीचे अगर तुम रिएक्टिविटी ध्यान दो, वीडियो को थोड़ा पीछे ले आके देखो, कार्बन के नीचे कौन कौन था? जिंक था, आयरन था, टिन था, लेड था, कॉपर था। कॉपर था हालांकि हाइड्रोजन के नीचे था। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमने देखा था, कार्बन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स को, चाहे वो जिंक हो, आयरन हो, टिन हो, लेड हो, कॉपर हो, हम आसानी से कार्बन के जरिए, आसानी से कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, कोक के रूप में जो कार्बन है उसके जरिए हम आसानी से हीट देके क्या कर सकते हैं? रिड्यूस करके उनके ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड से हम लोग, मेटल के ऑक्साइड से हम लोग मेटल निकाल सकते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है, यानी कार्बन के जरिए जो मेटल ऑक्साइड से मेटल जो निकाल रहे हैं, ये कहाँ पे हो रहा है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमने देखा था, जो मॉडरेटली रिएक्टिव थे, यानी जो मीडियम लेवल में जो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, उनको हम लोग आसानी से कार्बन के जरिए रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन कार्बन के ऊपर वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स थे, यानी वो था पोटेशियम था, सोडियम था, क्रोमियम था, फिर एल्युमिनियम था, इन सब को देखो, हम इन सब के जो एलिमेंट्स जो थे, मेटल्स जो थे, इन्हें हम कार्बन के जरिए रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे देख लेते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब कार्बन रिएक्ट कराते हैं, हीट करेंगे, तब उत्पन्न होगा कॉपर मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉपर मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बैलेंस्ड है, बैलेंस, हाँ ये बैलेंस्ड है, ठीक, ये मिलता है।
उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे तो भी हमें मिलेगा कॉपर मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन मिलाएंगे तब हमें मिलेगा कॉपर मेटल एंड H2O वाटर। यही बैलेंस है, H2O बैलेंस। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो देखो कॉपर ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर रहे हैं किसकी मदद से? कार्बन की मदद से, कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से, हाइड्रोजन की मदद से। ठीक उसी प्रकार से लेड ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन मिलाएंगे तो मिलेगा लेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे तो मिलेगा लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस्ड है। इससे पहले देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। O2 बैलेंस्ड है। और लेड ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन मिलाएंगे तो उत्पन्न होगा लेड एंड H2। क्लियर हो, समझ में? तो आसानी से देखो कॉपर ऑक्साइड्स, देखो जो कार्बन के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है उन्हें हम आसानी से, इसके पहले हमने देखा था आयरन को रिड्यूस किया था कॉपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब हम रिड्यूस कर रहे हैं लेड को, कॉपर को आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन H2 हाइड्रोजन के जरिए तो रिड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जान लिया किस तरह से कार्बन की मदद से या कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से या हाइड्रोजन की मदद से हम लोग आसानी से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमने जाना था कार्बन के नीचे वाले जो मेटल है उन्हें हम रिड्यूस कर लेते हैं उनके मेटल फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे बार बार हम कह रहे हैं रिड्यूस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या घट रहा है? यहाँ पे रिडक्शन घट रहा है। क्या घट रहा है? अवकरण घट रहा है। जो भी मेटल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ये सारे के सारे अवकरण विधि के द्वारा। कैसे? हमने जो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जान लिया था। देखो सिंपल भाषा में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन का हट जाना ही रिडक्शन कहलाता है। या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ जो था, यहाँ +2 से 0 में आ गया, +2 से 0 में आया। यहाँ पे भी लेड का +2 से 0 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर कम आया। ऑक्सीडेशन नंबर कमने का मतलब ही यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो जो भी ये जो मेटल ऑक्साइड का मेटल में रूपांतरण होगा, ये सारे के सारे प्रोसेस अवकरण के जरिए ही होंगे, ऑक्सीकरण के जरिए नहीं होंगे। ये तो हमने जान लिया, ये कुछ उदाहरण भी हमने जान लिए। ठीक उसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड, इसके साथ अगर कार्बन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक, जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक का ख्याल रखना, जिंक का जो है रिडक्शन जो है वो तो हम चाहे तो कार्बन से करें या ZnO के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे तो भी बनेगा जिंक मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक का ये हमेशा याद रखना कि कॉपर का आयरन का, इवन कॉपर का आयरन, लेड का और आयरन का, इन सब का रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड इवन एमोनिया के जरिए भी कर सकते हैं। इवन NH3, इवन अगर NH3 होगा उनके जरिए भी हम कॉपर का, लेड का या आयरन का रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ख्याल रखना कि जिंक जो होगा इसका रिडक्शन सिर्फ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए होगा, हाइड्रोजन या एमोनिया के जरिए नहीं होगा। जिंक का रिडक्शन जो होगा, अवकरण जो होगा, सिर्फ कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए ही होगा, हाइड्रोजन या एमोनिया के जरिए रिडक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बार बार हम कह रहे थे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तो हम आसानी से ये बोल पाएंगे कि कौन सा तत्व किसके जरिए रिड्यूस हो सकता है और कौन सा तत्व रिड्यूस नहीं हो सकता है। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि ये इसका रिडक्शन कैसे होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में है, यानी हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पे आने से पहले हम जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव है, यानी वो तत्व जो सबसे कम रिएक्टिव है, इसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं Hg है मरकरी और कौन है? Ag है सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, Hg मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसका जो ऑक्साइड्स होता है, जैसे मरकरी का ऑक्साइड, इसको रिड्यूस करने के लिए, इसका अवकरण करने के लिए हमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या एमोनिया की जरूरत नहीं है। इसका ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, इतना कम रिएक्टिव है, इतना कम स्टेबल है, यानी ये जो जिस आकर्षण के जरिए ये जो बॉन्ड फिक्स हुआ है मरकरी के साथ ऑक्सीजन का, ये इतना ही
अस्थिर है, इतना ही अस्थिर है कि इसको थोड़ा सा हीट देने से ही ये मरकरी मेटल और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। मरकरी मेटल और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा, यानी इसमें कोई भी अलग से हमें रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी अलग से अवकारक पदार्थ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अवकरण प्रतिक्रिया होने के लिए। स्वयं इसको सिर्फ हीट देने से ही ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि जैसे कि हमने जाना ये रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे के श्रेणी में आते हैं, यानी इनका जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही अस्थिर होगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये स्वतः किसी के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो उनका बॉन्ड बहुत ही अस्थिर होता है, कमजोर होता है। ठीक उसी प्रकार से सिल्वर का ऑक्साइड अगर होगा उसे भी सिर्फ हमें हीट देना होगा, तो सिल्वर मेटल निकल आएगा और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस। ठीक, ऑक्सीजन गैस निकल आएगा। ठीक, ये इंटरेस्टिंग है कि गोल्ड इतना है, सबसे नीचे में आता है गोल्ड, Au मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है गोल्ड। यानी गोल्ड जो है ये ऑक्साइड रूप में मिलता ही नहीं है, या बोला जाए तो ये रिएक्ट ही नहीं करता है, ये हमें मिलता ही है गोल्ड के रूप में। गोल्ड हमें जो खदानों से मिलता भी है वो ऑक्साइड्स के रूप में नहीं, कोई आयस के रूप में नहीं, वो हमें प्योर गोल्ड के रूप में ही मिलता है। छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है या बड़े बड़े टुकड़ों में मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है वो गोल्ड के रूप में मिलता है। वहां से हमें आयस के रूप में नहीं मिलता, कि किसी कंपाउंड के रूप में नहीं मिलता कि हमें वहां से गोल्ड निकालना पड़े, वो प्योर गोल्ड के रूप में ही मिलता है। इसलिए इसको हमें और रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पार्ट में आते हैं, जो हाईली रिएक्टिव है, यानी वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जो स्वतः बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं और कैटायन में रूपांतरित हो सकते हैं, और ये इतना ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कि ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप एलिमेंट्स के ऊपर, यानी जो एलिमेंट जो है हाईली रिएक्टिव है, यानी जो आसानी से स्वतः अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं या त्यागने में बड़े इच्छुक रहते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के कैटायन बनाने की फिराक में रहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो क्या इन्हें, जो हाईली रिएक्टिव तत्व हैं, क्या इनके ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के जरिए, जो हम लोग पहले कर रहे थे मॉडरेटली रिएक्टिव यानी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को जो हम लोग कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह रिड्यूस कर रहे थे, अवकरण कर रहे थे, क्या इनको भी ऐसा ही होगा? क्या इनके ऊपर भी ऐसा होगा? तो आंसर होगा ऐसा नहीं होगा। एक उदाहरण देखते हैं क्रोमियम का, Cr2O3। ठीक, क्रोमियम के साथ अगर हम बोले कि इसके साथ हम ऑक्सीजन मिला, इसके साथ हम कार्बन मिलाएंगे और इसका रिडक्शन होगा यानी अवकरण होगा, तो यहाँ पे हमें क्रोमियम मेटल अलग से मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से मिल जाएगा। कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रोमियम ने ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि क्रोमियम जैसे हम देख रहे हैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के हाईली रिएक्टिव श्रेणी में आता है, ये ऑक्सीजन के साथ जो है इतना स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बनाएगा कि ये बहुत ही स्टेबल होगा, ये बहुत ही स्टेबल होगा। जिस तरह की ये इसके पहले जो हमने उदाहरण देखे थे जिंक ऑक्साइड का बोलो या आयरन ऑक्साइड का बोलो, जहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था, आसानी से कार्बन के एज ए अवकारक पदार्थ डालने से वो टूट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कार्बन इसे तोड़ नहीं पाएगा, यानी कार्बन एज ए अवकारक पदार्थ इस बॉन्ड को जो है, इस कंपाउंड को है, ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसे ब्रेक करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इसे तोड़ने के लिए हमें चाहिए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की विशेषता क्या है? एल्युमिनियम ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की बहुत ज़्यादा शक्ति रखता है। ठीक, एल्युमिनियम की को अगर हिंदी में बोले कि एल्युमिनियम की अगर बोले तो इच्छा या खींचने की शक्ति जो है ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम जो है इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना लेगा। ठीक, Al2O3 बना लेगा और क्रोमियम अलग रह जाएगा। लेकिन ये प्रतिक्रिया शुरू होने से पहले कि Cr2O3 के साथ एल्युमिनियम की प्रतिक्रिया शुरू होने से पहले इसे हमें पहले हीट देना होगा, इससे पहले हमें ऊष्मा देनी होगी। ऊष्मा देने के फलस्वरूप ही जाके एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होगा और Al2O3 उत्पन्न होगा। देखो क्या उत्पन्न होगा, क्रोमियम और यहाँ होगा Al2O3। ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है,
ये लिक्विड स्टेट में होगा। अब क्यों होगा थोड़ी में जानते हैं, पहले से बैलेंस कर लेते हैं, क्या देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। Cr2O3 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, Cr2 तो यहाँ 2 कर देते हैं, और बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं। अब लग रहा है बैलेंस, बैलेंस ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये दोनों सॉलिड स्टेट में है। अब जैसे कि हमने जाना कि ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हमें इसमें हीट देना पड़ेगा, इसे हीट देना पड़ेगा। हीट देने के बाद ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन होगा, ठीक, ये जो रिएक्शन होगा या इसका जो रिडक्शन होगा ये इतना तीव्र होगा, ये इतना तीव्र होगा कि और ज़्यादा ऊष्मा निकले, इतना तीव्र घटेगा कि यहाँ पे जो होगा हीट भी निकलेगा। इसे हीट तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन जब स्टार्ट होगा इनिशियल हीट पाने के बाद, तब ये इतना तीव्र घटेगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। और इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण ही ये जो क्रोमियम जो मिलेगा हमें यहाँ पे सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा, ये मेटल हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक, ये मेटल हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो यहाँ पे हमने जाना किस तरह से एल्युमिनियम के जरिए रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर के जो तत्व है हम उन्हें आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। आप देखो क्या यहाँ पे रिडक्शन घटा है, अगर यहाँ पे हम चेक करें रिडक्शन घटा है कि नहीं, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है, सिंगल चार्ज 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी चार्ज 0 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, क्रोमियम का नहीं मालूम, मान लेते हैं x है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो 2x, यहाँ पे कितना होगा -2 3 यानी -6 इक्वल टू टोटल चार्ज 0, तो x क्या होगा माइनस यानी 6/2 यानी 3, इसका चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ऑक्सीडेशन नंबर कम गया है, 3 से +3 से 0 हुआ, यानी यहाँ पे क्या घटा होगा, रिडक्शन यानी अवकरण घटा है। क्लियर, समझ गए? एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे देख लो तुम क्या बता पाओगे, यहाँ पे है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहाँ पे कितने हैं देखो -2 है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं x मानेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम 2 है तो 2x, यहाँ आएगा -6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू होना चाहिए +3, यानी ये एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बदल गया है +3 में, यानी यहाँ क्या घटा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होंगे कि लूज किया होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी जाके +3 बना है, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम मिलाया गया है, यहाँ पे भी क्या होगा, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ है, देखो Al2O3 बन गया है, और मैग्नीशियम का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, मैग्नीशियम मेटल मिला है। अब ये प्रोसेस भी जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हीट निकलेगा, तो मैग्नीशियम मेटल जो होगा लिक्विड स्टेट में आएगा, और ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में। ठीक, क्लियर, इस एग्जाम्पल से भी समझ गए। अब यहाँ पे तुम ख्याल करोगे, पहले वाले वीडियो में जब हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जब देख रहे थे, तो हमने देखा था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप मोस्ट जो है यानी हाईली स्टेबल जो एलिमेंट्स जो है उनका हम लोग रिडक्शन कर रहे थे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत विच्छेदन के द्वारा। अब विद्युत विच्छेदन के द्वारा क्यों, इसका आंसर भी बता देता हूँ। क्योंकि जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत ही स्ट्रांग, हाईली स्टेबल है, बहुत ही स्थिर है, यानी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। अब स्ट्रांग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा लगेगी। तो ये इतनी ज़्यादा मात्रा में जो ऊर्जा लगेगी, यानी ये जो स्ट्रांग बॉन्ड है इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें बल लगेगा, सॉरी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था बल लगेगा। ये जो आकर्षण बल जो है एक दूसरे को बांध के रखा है, इसे तोड़ने के लिए मुझे बाहर से एक बल देना होगा, बाहर से बल देना होगा, एक बैटरी के जरिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, तब जाके हमने देखा था कि कैथोड एनोड में विद्युत का परिवहन हो रहा था, कैथोड से एनोड में विद्युत का गमन हो रहा था। तो वो स्ट्रॉन्ग जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसके लिए, उन सारे मेटल्स के लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव है, उनको तोड़ने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड देने की पड़ती है, और इसीलिए उनका रिडक्शन हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, जिसका वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। तुम चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया घटती है। वहाँ पे हमने एक और चीज़ भी सीखा था इलेक्ट्रोलाइसिस में कि प्योर इम्प्योर कॉपर यानी अशुद्ध कॉपर को किस तरह से शुद्धिकरण किया जाता है, ये भी तुम्हारे अभ्यास में ही है। उस वीडियो को देख के तुम आसानी सीख सकते हो किस तरह से अशुद्ध कॉपर को शुद्ध किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से। क्लियर हुआ?
अब जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले देखा कि MnO2 और Cr2O3 का रिडक्शन हमने किया था एल्युमिनियम के जरिए, ठीक उसी प्रकार से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 का रिडक्शन भी हम लोग एल्युमिनियम के जरिए कर सकते हैं। एल्युमिनियम के जरिए करेंगे तो यहाँ Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, ठीक। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, बाकी बैलेंस, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन भी हमने एल्युमिनियम के जरिए कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो समीकरण तुम देख रहे हो, इसी को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। इसी को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे? इसी को हम लोग कहते हैं थर्माइट प्रोसेस, ठीक। इसका इस्तेमाल, ये जो तुम समीकरण देख रहे हो या इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ? रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है उन्हें आपस में जोड़ने के लिए, या कहीं अगर दरार पड़ जाए तो उस दरार को जोड़ने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का, यानी थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो कि आयरन फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तब जाके आयरन मेटल मिल रहा है लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे ध्यान देने बात है कि ये लिक्विड स्टेट में, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये जो आयरन मेटल मिल रहा है, अब ये आयरन फेरिक ऑक्साइड का हमने रिडक्शन इसके पहले भी देखा हुआ था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। वो किस रूप में देखा था? कार्बन के साथ Fe2O3 प्लस कार्बन मिलाया था, हमें आयरन मिला था और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला था। और इसे अगर बैलेंस कर रहे थे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 है तो 2, और यहाँ आएगा 2C के बाद 3, ठीक है। ये हमें मिला था। अब ध्यान से देखो, अगर फेरिक ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस कर ही सकते हैं, मेटल मिल ही रहा है हमें, आयरन मेटल मिल ही रहा है, तो फिर थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम करने की क्या जरूरत थी? एल्युमिनियम से करने की जरूरत ही क्या थी जब हमें कार्बन से मिल ही रहा है? तो ये कारण ये है कि जब हम लोग फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के पाउडर के साथ मिक्स करते हैं और फिर जब उसे हीट करते हैं, तो एल्युमिनियम जो है वो क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पार्ट में आता है, मतलब हाईली रिएक्टिव पार्ट में आता है, और कार्बन जो है वो मॉडरेटली मीडियम रिएक्टिव पार्ट में आता है, ठीक। तो ये जो रिएक्टिविटी का स्ट्रेंथ जो है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें जो अंतर है एल्युमिनियम और कार्बन के जो अंतर होने के कारण ये जो प्रतिक्रिया घटेगी फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की, ये बहुत ही तीव्र घटेगी, बहुत ही तीव्र घटेगी। और तीव्र घटने के कारण ही इसमें जो ऊष्मा निकलेगी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, जो इस प्रोसेस में नहीं निकल रही। इस प्रोसेस में हमें इसे बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ रही है, तब जाके ये घट रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में जो है, जब फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम के रिएक्शन घट रहा है, उसे जब थोड़ी ऊष्मा जब हम दे रहे हैं, देने के बाद जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तब इतनी तीव्र घटेगी, रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर होने के कारण ही, एल्युमिनियम का और कार्बन का अंतर होने के कारण ही ये प्रतिक्रिया इतनी तीव्र घटेगी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। और उतनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही ये आयरन जो निकलेगा, ये लिक्विड स्टेट में निकलेगा, मॉल्टन स्टेट में निकलेगा, पिघली व्यवस्था में निकलेगा। और ये पिघली व्यवस्था में निकलने के कारण ही थर्माइट प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। रेल की पटरियाँ, यानी रेल की मान लो 2 पटरियाँ हैं जो आपस में हमें इसे जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का चूर्ण यहाँ भर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसे इग्नाइट करेंगे, यानी इसे बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम रिबन की मदद से हम इसे बर्न कराएंगे। और भी थोड़े केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन की मदद से जब इसे हम बर्न करेंगे, तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलने के फलस्वरूप क्या होगा, ये जो यहाँ के जो आयरन जो है, इन बोथ साइड के जो आयरन के जो ट्रैक्स जो है, ये क्या होगा, पिघल जाएंगे। ऊष्मा निकल रही है तो लिक्विड स्टेट में यहाँ का जो आयरन होगा पिघल जाएगा। पिघलने के फलस्वरूप जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये पूरा जो गैप था वो भर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल होने का कारण है, ये जो एल्युमिनियम जो है, ये जब रिएक्ट करेगा, बहुत ही तीव्र रिएक्शन होने के कारण ये आयरन जो निकलेगा, ये इतनी ज़्यादा ऊष्मा में पिघली व्यवस्था में निकलेगा। और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेल ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। और ये थर्माइट प्रोसेस नाम किस लिए पड़ा है, ये नाम पड़ा है गोल्डस्मिथ थर्माइट के नाम पे पड़ा है, गोल्डस्मिथ, D
गोल्ड स्मिथ थर्माइट जो आविष्कारक है इस रिएक्शन के, तो उनके नाम पे ही ये प्रोसेस पड़ा, थर्माइट प्रोसेस। और ये भी याद रखना कि फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो चूर्ण है, जो पाउडर है, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के चूर्ण, यानी इन दोनों को मिला के ही ऐसे में बोला जाता है थर्माइट। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? थर्माइट। फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के चूर्ण जो है, इन दोनों का जो पाउडर है, इन दोनों को मिला के ऐसे में बोला जाता है, उसे थर्माइट बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो थर्माइट प्रोसेस समझ में आ गया। थर्माइट प्रोसेस में हम लोग क्यों एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, लिक्विड स्टेट में होने के कारण किस तरह से वो ट्रैक जुड़ जाते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ?